अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होगे, मौज में होगे और मस्ती से ज़िंदगी गुजार रहे होगे। लेकिन केमिस्ट्री से पहले पहले तक की मस्ती होती है, तो जल्दी से आपकी मस्ती को ब्रेक लगा लेते हैं और आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। उसके अंदर फिर हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं। जिस तरह से आपने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर देखा था कि वो मोनोसेक्राइड्स पर मुश्तमिल होते हैं, और हमने प्रोटीन्स के अंदर देखा था कि वो अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं, और लिपिड्स के अंदर देखा था कि वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो इसी तरह से ये जो हमारे पास जितने भी न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड जो एक होता है वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक तो उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप है हमारे पास, और इसके अंदर एक राइबोज शुगर होती है, और तीसरे नंबर पे एक उसके अंदर बेस होती है, नाइट्रोजनस बेस। तो ये तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। अब हम न्यूक्लिक एसिड्स की टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप आती है वो होती है डीएनए। तो डीएनए जो होता है ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी इसके अंदर जो राइबोज होती है वो डीऑक्सी राइबोज होती है। इसका क्या मतलब होता है कि ये हमारे पास एक राइबोज शुगर है। जो राइबोज शुगर होती है उसके अंदर यहाँ पे ओ एच ग्रुप मौजूद होता है, लेकिन ये डीऑक्सी राइबोज है, यानी इसमें से ये जो दो नंबर पे नंबर 2 जो कार्बन होते हैं इसके साथ जो ओ एच ग्रुप होता है, ये ओ एच की जगह यहाँ पे सिर्फ एच मौजूद है, यानी डी ऑक्सी। डी का मतलब होता है रिमूवल और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, कि यहाँ पे ऑक्सीजन की ख़त्म करके यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो हाइड्रोजन को हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ये अगर ये हमने इस तरह से लाइंस की शक्ल में इसको लिखा हुआ है तो वो ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ पे जो कार्बन है उसकी वैलेंसी फुलफिल्ड है हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से इसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन ओ एच ग्रुप की जगह सिर्फ एच मौजूद होता है। उसके बाद आ जाता है कि इसको जो डिस्कवर किया था 1953 के अंदर वाटसन और क्रिक ने किया था, इसलिए इसको जो डीएनए का मॉडल है इसको हम कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल। अब इसमें ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, यानी इसके अंदर जो दो चेन्स हैं, एक ये चेन है और एक ये चेन है। इसके अंदर जो चेन की बैकबोन होती है, यानी ये आप देखें तो ये हमारे पास चेन की बैकबोन है। तो ये किस पर मुश्तमिल होती है? ये दो चीज़ों पर। एक तो ये फॉस्फेट ग्रुप पर मुश्तमिल होती है, ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप आ गया, और दूसरा हमारे पास ये राइबोज शुगर पर मुश्तमिल होती है। अब इसमें जो एक स्ट्रैंड होता है, यानी ये हमारे पास स्ट्रैंड है और ये स्ट्रैंड है, इन दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ता क्या है? ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं ये इनको जोड़ती हैं। यानी इधर भी राइबोज शुगर के साथ एक नाइट्रोजन बेस लगी हुई है, और इधर भी राइबोज जो शुगर है डीऑक्सी राइबोज शुगर है इसके साथ भी नाइट्रोजनस बेस जुड़ी हुई है। अब इन दोनों बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इन बेसिस के दरमियान। जो ये बेसिस हैं ये थाइमीन और एडेनिन है, और ये जो बेसिस हैं ये साइटोसिन और गुआनिन है। अब इसमें जो थाइमीन होती है वो हमेशा एडेनिन के साथ जुड़ती है, और जो साइटोसिन होती है वो हमेशा गुआनिन के साथ जुड़ती है। अब ये क्योंकि आप लोगों का इतना तफसील के अंदर नहीं बताया गया हुआ इसमें जो 10th क्लास में, तो इसलिए इसको आप इतनी तफसील से ना देखें। बस इसके अंदर आपने याद रखना है कि ये नाइट्रोजनस बेसिस, इसीलिए मैंने इनके स्ट्रक्चर नहीं लिखे, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है ना वो बड़े कम्प्लेक्स हैं। तो अभी आप लोग थोड़ा वो कम्प्लेक्सिटी उसमें आ जाएगी। तो अभी आप लोगों ने बस इसको याद रखना है कि ये एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, और इसकी जो बैकबोन होती है वो फॉस्फेट और राइबोज से बनी होती है, और जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस के साथ जुड़े होते हैं। इसके बाद आ जाता है कि ये हमारे पास एक डबल हीलिक्स की फॉर्म में जो ना रैप्ड अराउंड होता है। अगर आप देखें तो एक जो स्ट्रैंड है वो इस तरह से होता है, और दूसरा जो स्ट्रैंड होता है वो हमारे पास इस तरह से ये रैप्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी लिपटे होते हैं। इसके बाद आ जाती हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो उनको हम तीन चार हैं उनको हम एक साथ ही देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना फंक्शन ऑफ डीएनए के अंदर हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इसका फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब इसके जो है ना वो दो दिन हम यूजेस देखेंगे कि यानी इसका किस तरह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये वर्क में लाता है। तो सबसे पहले ये है कि ये परमानेंट स्टोरेज प्लेस होती है फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन।
यानी ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर कर रखता है अपने अंदर, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि परमानेंट स्टोरेज प्लेस होती है ये फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है कि इट कैरीज एंड स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कि एक तो ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, दूसरा ये कैरी करता है जनरेशन टू जनरेशन, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे कैरी करता है। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ का, कि जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए क्या करता है जनरेशन टू जनरेशन इंस्ट्रक्शंस की सूरत में मुंतकिल करता है। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं इनको हम कहते हैं जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, और यही जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो डिटरमिन करती हैं कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आया कि जानदार किस तरह का होगा, जैसे डोंकी होगा, चींटी होगी या भैंस होगी, गाय होगी, तो वो किस तरह होगा वो डिटरमिन करता है जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, या वो इंस्ट्रक्शन जो डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट करता है। ये तो हो गया इस डीएनए का फंक्शन। इसके बाद इसके बारे में हम थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जितना भी हमारे पास जो डीएनए मैंने पहले ड्रॉ किया था उसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है उनका जो सीक्वेंस होता है, यानी सबसे पहले अगर एडेनिन आ रही है, उसके बाद गुआनिन आ रही है, साइटोसिन आ रही है, तो वो जो इसका सीक्वेंस होता है उसी सीक्वेंस की बेस पे वो प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं। इसके बाद आता है डीएनए के डबल हेलिक्स का फंक्शन। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स होता है वो मेक श्योर करता है कि डीएनए के अंदर कोई भी डिसऑर्डर ना आए, यानी आप देखते हैं कि वो दो स्ट्रैंड होते हैं, अगर वो ओपन हो तो वहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है वहाँ पे कोई और चीज़ आके लग सकती है, और जो उसके नतीजे में प्रोटीन प्रोड्यूस होगी वो उससे मुख्तलिफ होगी जो हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। इसके बाद आ जाता है कि डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं जो कि आरएनए सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ होते हैं, और फिर वो आरएनए आगे प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। अगर हमारे जीन्स के अंदर कोई एरर आ गया है तो फिर उसके नतीजे में फॉल्टी आरएनए प्रोड्यूस होगा, और अगर फॉल्टी आरएनए प्रोड्यूस होगा तो वो फिर आगे फॉल्टी प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। तो अगर प्रोटीन कोई फॉल्टी होगी तो उसके नतीजे में जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जेनेटिक डिजीज़ हो सकती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि डबल हेलिक्स हो और वो मेक श्योर करे कि इसके अंदर कोई भी डिसऑर्डर ना आए, ताकि कोई भी जेनेटिक डिजीज़ ना आ सके। इसके बाद आ जाता है हमारा आरएनए। आरएनए राइबोज शुगर पर मुश्तमिल होता है, और अगर आप देखें तो डीएनए जो होता है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर पर मुश्तमिल होता है। तो जो डीएनए में हमने पढ़ा था कि उसके अंदर जो दूसरी कार्बन थी उसके ऊपर OH की जगह सिर्फ H मौजूद है, लेकिन जो राइबोज शुगर होती है आरएनए के अंदर उसमें वो OH उसी तरह से मौजूद होता है, इसलिए इसको आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और इसके अंदर वो राइबोज शुगर होती है, यानी डीऑक्सीराइबोज नहीं होती, सिर्फ राइबोज होती है। इसके बाद आ जाता है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। डीएनए में हमने पढ़ा था कि वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, लेकिन आरएनए में क्या होता है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। इसके बाद आ जाता है कि ये जो डीएनए हमारा होता है ये आगे ट्रांसमिट करता है अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए की सूरत में, और आरएनए फिर आगे जाके प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, यानी ये इंफॉर्मेशन लेती है डीएनए से और आगे जाके इसको ट्रांसमिट करती है आगे, और इससे प्रोटीन्स बनाती हैं जो कि जिस्म में आगे फिर मुख्तलिफ बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर यूज़ हो सकती हैं। आरएनए प्रोटीन्स बनाने के लिए सेल को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मुहैया करता है, और ये इन्फॉर्मेशन लेता कहाँ से है? डीएनए से। तो इसलिए इसका जो किरदार होता है वो मैसेंजर के तौर पर भी होता है, इसीलिए आरएनए नई प्रोटीन्स बनाने का भी जिम्मेदार होता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।